ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप जवाहर कॉल से प्रादेशिक समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद कल फिर होगा शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में करीब 23,000 लाभार्थियों का अपने घर का सपना हुआ साकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हो रहे रोगियों की देखभाल व कल्याण के लिए नियमावली जारी की। और प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि, आज अभी तक 123 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर शुरू होने जा रहा है। सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे से आरंभ होगी। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी और बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे। इसके अलावा विभिन्न कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 7 सितंबर से शुरू हुआ मानसून सत्र 18 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के परागपुर में आज विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परागपुर ब्लॉक की 75 पंचायतों में मनरेगा के तहत 2,281 विकास कार्य प्रगति पर हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए खंड विकास अधिकारियों को विशेष शक्तियां दी हैं। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन अधिकांश पंचायतें ये राशि खर्च नहीं कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पंचायतों को कारण स्पष्ट करने होंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि स्ट्राइव परियोजना के तहत 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को संस्थागत सुधार और कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता को बेहतर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी। इसके तहत मौजूदा वित्त वर्ष में इन संस्थानों को 12 करोड़ 24 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। शिमला में एक बैठक में मारकंडा ने इस परियोजना के तहत अधिक से अधिक छात्राओं का पंजीकरण सुनिश्चित कर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया। उन्होंने सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्राइविंग कोर्स शुरू करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में करीब 23,000 लाभार्थियों का अपने घर का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के 5 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध करवा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों से गरीबों को सुविधाएं मिल रही हैं और ये कार्यक्रम सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बने हैं। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए वर्तमान सरकार द्वारा जरूरतमंदों को मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि पांवटा क्षेत्र में भूपपुर तारूवाला सिंचाई नहर के निर्माण पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पांवटा में आज एक नुक्कड़ सभा के दौरान उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। सुखराम चौधरी ने बताया कि यमुना नदी के तटीयकरण के लिए 251 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जबकि भगानी विकासनगर मार्ग पर 45 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। इस बीच ऊर्जा मंत्री ने गोंदपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि पांवटा क्षेत्र के उद्योगपतियों की मूलभूत समस्याओं का समयबद्ध निपटारा किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि किसान, गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने आज घुमारवीं में कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसान, मजदूर व गरीब वर्ग के लोगों को लाभान्वित करना है। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। राजेंद्र गर्ग ने पड़यालग में गौशाला का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्र सरकार के पेंशनभोगी इस वर्ष जीवन प्रमाण पत्र 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सरकार ने कोरोना वायरस से वृद्धों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी इस वर्ष 1 अक्तूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। भाजपा औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुमीत शर्मा ने प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी व जिला संयोजकों की घोषणा की है। ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों और जिला संयोजकों से 1 सप्ताह में अपने जिला की कार्यकारिणी व मंडल संयोजकों की नियुक्ति और मंडल कार्यकारिणी बनाने को कहा गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हो रहे रोगियों की आगे की देखभाल और कल्याण के लिए कोविड-19 प्रबंधन नियमावली जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान, बदन में दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण दिखाई देना जारी रह सकता है। नियमावली के अनुसार स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने, हाथों और सांस लेने संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने और रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य ठीक रहे तो घर का सामान्य कामकाज और अपना पेशेवर कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है। डॉक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान करते रहने पर भी बल दिया गया है। देश में कोरोना से उबरने वालों की संख्या प्रतिदिन 70,000 से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमितों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 78,399 कोरोना रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 37,02,595 रोगी कोरोना से उबर चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 77.88% है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,352 हो गई है। आज अभी तक 4 जिलों में 123 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सोलन जिले में 46, सिरमौर में 41, मंडी जिले में 22 जबकि कांगड़ा जिले में 14 नए मामले सामने आए हैं। बीती रात से अब तक कोरोना से 4 और लोगों की मृत्यु के साथ राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में 5,992 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और वर्तमान में 3,268 सक्रिय मामले हैं। आज जांच के लिए 1,977 सैंपल लिए गए जिनमें से 1,672 की रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर ऊना अस्पताल में भी 15 सितंबर से रैपिड एंटीजन टेस्ट सुविधा शुरू की जाएगी। इस सुविधा से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमण कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के सभी उपमंडलों के अस्पतालों में भी ये टेस्ट सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत रैंडम सैंपलिंग कर कोरोना संक्रमण का पता लगाकर इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर ऑनलाइन अध्ययन के दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, जिसके तहत सोलन जिले में एक बच्चे के अभिभावक ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को ऑनलाइन पढ़ाई में सजगता बरतने के निर्देश दिए हैं। सोलन के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक रोशन जसवाल ने अभिभावकों से भी इस संबंध में सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। मौसम। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून के कमजोर पड़ने से वर्षा के दौर में कमी आई है। बीते 24 घंटों के दौरान भी अधिकतर भागों में मौसम खुश्क बना रहा और कहीं से भी वर्षा का समाचार नहीं है। इन दिनों दिन के समय खिल रही तेज धूप से निचले इलाकों में जहां उमस भरी गर्मी का दौर जारी है, वहीं मध्यम पहाड़ी व ऊपरी क्षेत्रों में रात्रि के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं वर्षा होने जबकि अन्य भागों में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद कल फिर होगा शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में करीब 23,000 लाभार्थियों का अपने घर का सपना हुआ साकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हो रहे रोगियों की देखभाल व कल्याण के लिए नियमावली जारी की। और प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि, आज अभी तक 123 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।